सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 29th वीडियो है जो कि आईसी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 20th वीडियो है जिसमें कि हम ट्रेड क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड क्रेडिट। सो ट्रेड क्रेडिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट और मर्चेंटाइल क्रेडिट इज द ट्रेड क्रेडिट विच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म एज incidental to buying and selling of goods and services. Trade credit is usually granted for periods ranging from 15 days to 3 months. The buying company receives supplies of goods and services without paying immediately. So trade credit का सिंपल मतलब होता है उधारी पे ट्रेड करना, मतलब कि उधारी पे बिजनेस करना। सो ट्रेड क्रेडिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट वो उधारी का पैसा होता है जो कि एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को देती है जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। मतलब जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग एंड बाइंग होता है तो जो उधार का पैसा एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को देती है उसी को कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। तो चलिए ट्रेड क्रेडिट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो सेलिंग कंपनी होती है वो बाइंग कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज दे देती है, लेकिन उससे उस समय पे पैसा चार्ज नहीं करती है। वो पैसा जो है वो भविष्य में जाके उस बाइंग कंपनी से ले लेती है, लेकिन तत्कालीन समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग वो उससे वो पैसा नहीं लेती है। एंड जो बाइंग कंपनी होती है उसे भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं, लेकिन उसे भी वो पैसे का पेमेंट अभी करने का जरूरत नहीं है, वो उस पैसे का पेमेंट कुछ समय के बाद कर सकती है। अब जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो 15 दिन से लेके 3 महीने तक के लिए दिया जाता है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज 15 डेज से लेके 3 महीने तक इस टाइम पीरियड के लिए ही नॉर्मली देती है, और जो बाइंग कंपनी होती है उसे गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं विदाउट पेइंग इमीडिएटली। मतलब कि उसी टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट ना करके भी उसे वो गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। सो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उधारी पे बिजनेस करना। इसमें जो सेलिंग कंपनी होती है वो बाइंग कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, लेकिन उस टाइम पे पेमेंट जो है वो उससे नहीं लेती है। वो पेमेंट जो है वो उससे फ्यूचर में चल के ले लेती है। इसको आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम अपने गली के दुकानों पे भी जाके उधार पे सामान खरीदते हैं, हम दुकानदार को बोलते हैं कि देखिए अभी आप सामान दे दीजिए, मैं आपको फ्यूचर में चल के वो पैसा दे दूंगा। तो वो दुकानदार आपके खाते में वो अमाउंट लिख लेता है एंड बाद में वो चल के वो पैसा आपसे ले लेता है। सो वो चीज जो कि वो दुकानदार एंड आपके बीच में हो रहा था, यहाँ पे दो कंपनीज के बीच में होता है। एक कंपनी सामान बेचती है एंड दूसरा कंपनी वो सामान को खरीदती है, लेकिन जो पेमेंट होता है उन गुड्स एंड सर्विसेज का वो उस टाइम पे नहीं होता है, वो बाद में जाके फ्यूचर में हो जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। मतलब कि ट्रेड क्रेडिट से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर एज फॉलोज। पहला एडवांटेज है सिंपल एंड कन्वीनियंट। ट्रेड क्रेडिट इज अ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस एज नो फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड एंड द गुड्स आर रेडिली अवेलेबल टू द बिजनेस फर्म। ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो एक बहुत सिंपल एंड कन्वीनियंट प्रोसेस है। इसमें कोई भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा झंझट में पड़ने का जरूरत नहीं है। इसमें बिना झंझट में पड़े ही बिजनेस फर्म जो है वो फाइनेंस को रेस कर सकते हैं। एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो बाइंग कंपनीज को सही समय पे मिल जाते हैं एंड उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो उसी टाइम पे पेमेंट कर सके। सो ये प्रोसेस सिंपल एंड कन्वीनियंट है फॉर बोथ द बाइंग कंपनी एज वेल एज फॉर द सेलिंग कंपनी। बाइंग कंपनी के लिए भी ये सिंपल एंड कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पैसों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत
नहीं है, उसे वो गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे ही मिल जाएगा। एंड सेलिंग कंपनीज के लिए भी ये कन्वीनियंट है, क्यों? क्योंकि उसका भी जो सामान है वो मार्केट में फैल जा रहा है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अब एक कंफ्यूजन है जो कि यहाँ पे हो सकता है, वो ये है कि हम कह रहे हैं कि ट्रेड क्रेडिट एक फाइनेंस रेज करने का सोर्स है, जबकि इसमें तो कोई पैसा का पेमेंट हो ही नहीं रहा है। सो फिर ये चीज क्या हुआ? तो देखिए, फाइनेंस रेज करने से हमारा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम पैसा उठाएंगे कहीं से, हम किसी को कुछ बेच के पैसा उठाएंगे। फाइनेंसिंग का मतलब ये भी होता है कि हम वो एसेट्स को अक्वायर कर सके। हम फाइनेंस क्यों अक्वायर करते हैं? व्हाई डू वी अक्वायर फाइनेंस? ताकि हम उसका कुछ भाग को एसेट्स के ऊपर खर्चा कर सके, हम कुछ भाग को एसेट्स खरीदने में खर्चा कर सके। तो क्योंकि हमें ट्रेड क्रेडिट के द्वारा बिना कुछ खर्चा किए ही वो एसेट्स मिल जा रहे हैं, तो ये भी बिजनेस फाइनेंसिंग ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि फाइनेंसिंग का मतलब सिर्फ पैसा लाना नहीं होता है, फाइनेंसिंग का मतलब ये भी होता है कि हम एसेट्स को ला पाए। तो क्योंकि हम ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से जरूरी एसेट्स को सही टाइम पे ला पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का बिजनेस फाइनेंस का सोर्स ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाइंग कंपनी होती है उसके पास एसेट्स का सप्लाई आ जाता है। जो अगला पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस फाइनेंसिंग सोर्स। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट इज अ फाइनेंसिंग सोर्स इन विच अ कंपनी हैविंग गुड रेपुटेशन एंड गुडविल कैन रेज फंड्स क्विकली एंड मल्टीपल टाइम्स विच इज डिफिकल्ट इन अदर बिजनेस फाइनेंसिंग सोर्सेस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा बिजनेस फाइनेंसिंग सोर्स है जिसमें कि जिस कंपनी के पास अच्छा रेपुटेशन एंड गुडविल है वो जल्दी एंड बार बार बिजनेस फाइनेंस रेज कर सकता है। एंड ये बार बार बिजनेस फाइनेंस रेज कर पाना ये दूसरे सोर्सेस में उतना पॉसिबल नहीं होता है। इसको थोड़ा समझिए, आप इक्विटी शेयर्स एक ही साल में बार बार इशू नहीं कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स का भी एक लिमिट होता है जहां तक कि वो इशू हो सकते हैं। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स का भी एक लिमिट होता है पैसा बोरो करने का, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आप फाइनेंस को जल्दी एंड बार बार रेज कर सकते हैं विदाउट वरिंग टू मच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो आपको जब भी जरूरत पड़ेगा वो आपको मिल जाएंगे एंड बार बार मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज दूसरे सोर्सेस में पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसा कहा कि आप इक्विटी शेयर्स में पैसा बार बार नहीं ला पाएंगे, लेकिन इस सोर्स में वो पॉसिबल है कि आप फाइनेंसिंग को बार बार कर सकते हैं। जो सेलिंग कंपनी है वो भी बार बार ट्रेड क्रेडिट कर सकती है, एंड जो बाइंग कंपनी है वो भी ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से बार बार सामान खरीद सकती है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइनेंसिंग का प्रोसेस है वो ट्रेड क्रेडिट में कंटिन्यूअस है, वो बार बार होता रहता है। एंड क्योंकि हमारा फाइनेंसिंग बार बार हो रहा है तो ये हमारे बिजनेस फर्म के लिए एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि हमारी बिजनेस फर्म के पास फाइनेंस सही समय पे उपलब्ध हो पा रहा है। जो अगला पॉइंट है वो है नो इंटरेस्ट पेएबल। द बाइंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट on the credit amount. It can avail the goods and services without worrying much about its present financial position. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो बाइंग कंपनी होती है उसे क्रेडिट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। जो बाइंग कंपनी होती है उसने जितना भी अमाउंट क्यों ना बोरो किया हो, लेकिन उसे उस अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट देने का जरूरत नहीं है। द बाइंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्योंकि बाइंग कंपनी को इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है, तो इससे हो क्या रहा है कि जो बाइंग कंपनी है उसका बर्डन कम हो जा रहा है। अब आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, अब मान के चलिए आपके कंपनी ने दूसरे कंपनी से 5 लाख रुपया का गुड्स एंड सर्विसेज उधार पे लेके खरीदे हैं, एंड इसके ऊपर उसे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये कि जब पैसा देने का टाइम आएगा तो आपके कंपनी को उस कंपनी को 50,000 रुपया का इंटरेस्ट अलॉन्ग विद दैट प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा। तो इससे होगा क्या कि आपके कंपनी के ऊपर एक बर्डन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये प्रिंसिपल का अमाउंट तो पे करना ही है, बट ये प्रिंसिपल का अमाउंट पे करने के साथ साथ उसे ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना है। तो क्योंकि उसे ये दोनों चीजें पे करना है तो ये उसके बर्डन को बढ़ा दे रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बोझ बना हुआ है कि उसे पहले से ही ये 5 लाख रुपया का जो अमाउंट है ये उसे जुगाड़ करना पड़ेगा। अब अगर उसके ऊपर एक और बर्डन बन जाता है कि उसे जो है ये 10% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए बर्डन को और बढ़ा सकता है। लेकिन ये चीज असल में होता नहीं है। आपका कंपनी ने अगर ये 5 लाख रुपया का उधार का पैसा लिया हुआ है तो उसे ये 10% इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब
मतलब क्या हुआ कि जब आपका कंपनी पेमेंट करेगा तो उसे सिर्फ 5 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि उसे कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो उससे उसका बर्डन कम हो गया है। तो ये हुआ उसका बर्डन कम होने का बात। एंड दूसरा बात ये कि क्योंकि हमें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ता है तो ये भी एक बायर के माइंड को समहाउ इन्फ्लुएंस करता है। बायर्स के माइंड में क्या आता है कि क्योंकि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना है, सिर्फ इसका दाम पे करना है, तो इससे हम इस चीज को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम हो जाएगा एंड हमें उतना पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे होता क्या कि उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो जाते हैं बिना किसी झंझट के। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं देना पड़ेगा तो उनका पैसा पेमेंट का बर्डन घट जाएगा एंड ये बर्डन घटना उन्हें और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में मदद करेगा। जो अगला पॉइंट है वो है नो चार्ज ऑन एसेट्स। द बाइंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉर्टगेज एनी एसेट टू गेट क्रेडिट। द कंपनी कैन यूज दोस एसेट्स फॉर अदर बेनिफिशियल बिजनेस पर्पसेस। अब ये पॉइंट हमने प्रीवियस के सोर्सेस में भी जाना हुआ है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो बाइंग कंपनी होती है उसे वो उधार के पैसे के बदले में कोई एसेट सिक्योरिटी के तौर पे नहीं देना पड़ता है। अगर मेरा कंपनी है उसने उधार के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लिया हुआ है तो उसे उसके बदले में कोई एसेट सिक्योरिटी पे देने की जरूरत नहीं है या फिर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। तो इससे होगा क्या कि मेरा जो एसेट जो कि सिक्योरिटी के तौर पे जा सकता था वो अब मेरे ही पास रहेगा और मैं उसे दूसरे बिजनेस कामों में लगा सकता हूं जिससे कि मेरा दूसरे बिजनेस में फायदा हो सकता है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि क्योंकि हमें कोई एसेट को सिक्योर करने का जरूरत नहीं है तो हम उन एसेट को दूसरे कामों में लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट इज अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग। बिकॉज ऑफ दिस देयर आर नो प्रॉब्लम्स सच एज ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट एक फ्लेक्सिबल मेथड है। अब फ्लेक्सिबल मेथड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड जहां पे हम अपने जरूरत के हिसाब से पैसे को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि क्योंकि ट्रेड क्रेडिट एक फ्लेक्सिबल सोर्स है तो इसकी वजह से हमें अगर ये लगता है कि हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा कैपिटल हो गया है एंड हमें कैपिटल को कम कर देना चाहिए सो वो भी हम कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमारा कैपिटल कम हो जाएगा तो इससे हमारी कंपनी में ज्यादा कैपिटल नहीं होगा एंड हमारा कंपनी जो है वो एकदम एक्यूरेट अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, सो इन द सेम मैनर बहुत ज्यादा कैपिटल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी में काम चोरी आती है जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड क्योंकि ट्रेड क्रेडिट में हम वो पैसों को वापस कर सकते हैं एंड कैपिटल को नॉर्मल कर सकते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा कंपनी में सिर्फ उतना ही कैपिटल होगा जितना हमें असली में चाहिए। अगला पॉइंट है हेल्प्स टू इंप्रूव बिजनेस रिलेशंस। ये पॉइंट क्या कहता है कि कंटिन्यूअस ट्रेड क्रेडिट बिटवीन कंपनीज हेल्प्स इन इंप्रूविंग देयर बिजनेस रिलेशंस एज बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म्स गुड्स आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट एंड एट द सेम टाइम द कस्टमर्स आर गेटिंग द रिक्वायर्ड गुड्स बोथ ऑफ व्हिच हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फर्म गिविंग ट्रेड क्रेडिट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से बिजनेस रिलेशंस अच्छे हो पाते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आपका कंपनी है जो कि मार्केट में नया नया आया है। अब हर एक कंपनी जो कि मार्केट में नया आता है उसके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए अपने गुड्स को मार्केट में बेच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में अगर एक कंपनी आता है जो कि आपको बोलता है कि आप भले ही मार्केट में नए हैं लेकिन आप एक काम कीजिए, आप मुझे उधार पे सामान बेचिए एंड मैं उसका पेमेंट आपको कुछ समय के बाद कर दूंगा, तो इससे होगा क्या कि आपका जो बिजनेस रिलेशंस है वो इंप्रूव हो पाएगा। एंड वो कैसे इंप्रूव हो पाएगा इसको समझिए। आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड है। मान के चलिए आपका कंपनी वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर करता है लेकिन वो अभी मार्केट में नया है, तो क्योंकि वो नया है तो इसकी वजह से उसका मार्केट में रीच उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इस सामान को उधार पे बेचते हैं तो इससे होगा क्या कि ये जो सामान है ये आपके उस होलसेलर के थ्रू ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा एंड क्योंकि ये चीज ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा तो इससे आपका जो सामान है उसका मार्केट में फैलाव बढ़ पाएगा एंड ये आपके कंपनी के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम होगा क्या कि जो लोग उन वाटर बॉटल्स का डिमांड करते थे उन लोगों के पास ये वाटर बॉटल आ पाएगा एंड उनका जो डिमांड है वाटर बॉटल का वो पूरा हो जाएगा। इससे आपका बिजनेस रिलेशन अच्छा हो रहा है। आपका कंपनी का सामान मार्केट में जा रहा है होलसेलर के थ्रू तो आपका सामान मार्केट में बिक जा रहा है एंड एट द सेम टाइम क्योंकि होलसेलर को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है फॉर द टाइम बीइंग, सो इससे आप दोनों का ही बिजनेस रिलेशंस इंप्रूव हो पा रहा है।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट, मतलब कि ट्रेड क्रेडिट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट है ओनली एप्लीकेबल फॉर रेप्यूटेड फर्म्स। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स बाय ट्रेड क्रेडिट इज ओनली एप्लीकेबल टू फर्म्स हैविंग गुड रेपुटेशन एंड गुडविल इन द मार्केट। अ सेलिंग कंपनी विल ओनली एडवांस लोन्स टू अ कंपनी इन विच इट फाइंड्स श्योरिटी ऑफ गेटिंग बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड। हेंस मेनी बिजनेस फर्म्स कैन नॉट यूज दिस मेथड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रेड क्रेडिट का जो फैसिलिटी है ये हर एक बिजनेस फर्म को नहीं मिलता है, ये सिर्फ उन्हीं बिजनेस फर्म्स को मिलता है जिनका मार्केट में अच्छा नाम है, जो कि मार्केट में अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका कंपनी है एंड उसके पास एक दूसरा कंपनी ऑफर लेके आता है ट्रेड क्रेडिट का, जिसका मार्केट में उतना अच्छा रेपुटेशन नहीं है, जो कि अपने डेब्ट्स को पेमेंट नहीं कर पाता है, तो क्या आपका कंपनी उसको सामान देने में इंटरेस्टेड होगा? नहीं इंटरेस्टेड होगा। सो ये पॉइंट यही कहता है कि ट्रेड क्रेडिट भी उन्हीं कंपनीज को मिलते हैं जिनका कंपनी में अच्छा नाम है। जो कंपनीज का अच्छा नाम नहीं है मार्केट में, उनको ये नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नए कंपनीज होते हैं वो जब तक अपना अच्छा नाम ना बना ले तब तक उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, एंड क्योंकि उनको तब तक ये फैसिलिटी नहीं मिलता है तो उसकी वजह से उनके लिए ये प्रोसेस उतना ज्यादा एडवांटेजियस नहीं होता है। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ये पॉइंट कहता है कि ट्रेड क्रेडिट इज एन इजी एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग मेथड इन विच फाइनेंसेस आर readily available. This might induce the firm to indulge in over trading, which might be disadvantageous. अब ये पॉइंट ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिजनेस में कोई भी चीज बहुत ज्यादा एंड कोई भी चीज बहुत कम ठीक नहीं है। सो इन द सेम मैनर ओवर ट्रेडिंग भी ठीक नहीं है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्रेडिंग जो है वो ट्रेड क्रेडिट में हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस हो जाना। तो हम क्या जानते हैं कि ट्रेड क्रेडिट में जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उनके बीच में पैसों का बात बाद में आता है, पहले गुड्स एंड सर्विसेज का कंटिन्यूअस स्मूथ फ्लो आता है। तो क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो हो पा रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कंपनीज ना ये देखे कि हमने ओवर ट्रेड कर दिया है, अंधाधुंध बिजनेस करते जाएं, तो ये उनके लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है। अब मान के चलिए दो कंपनीज हैं जो कि उधार पे बिजनेस करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि पैसा तो बाद में आता है, पहले गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो आता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो सेलिंग कंपनी है वो सामान दे देता है एंड जो बाइंग कंपनी है वो सामान ले लेता है। सो अगर दोनों कंपनीज ने पैसों को नजरअंदाज करके बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ उधारी पे बिजनेस करते गए तो ये हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग उनके लिए डिसएडवांटेजियस ना हो, लेकिन ये फ्यूचर में चलकर डिसएडवांटेजियस हो सकता है। अब ये डिसएडवांटेजियस कैसे हो सकता है इसको समझिए। जिस कंपनी ने बेचा है हो सकता है कि उसको वो पैसा ना मिल पाए, सो इन दैट केस उसका पैसा डूब जाएगा। एंड जिस कंपनी ने खरीदा था अगर वो पैसा नहीं दे पाती है तो इससे उसका नाम मार्केट में डूब जाएगा, इससे उसका रेपुटेशन एंड गुडविल कम हो जाएगा, तो ये भी उसके लिए डिसएडवांटेजियस है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि बिकॉज ऑफ ट्रेड क्रेडिट ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, जो कि भले ही फॉर द टाइम बीइंग हमें डिसएडवांटेजियस ना लगे लेकिन फ्यूचर में ये डिसएडवांटेजियस जरूर हो जाता है। जो अगला पॉइंट है वो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज्ड बाय दिस मेथड ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी जनरेटेड एंड दैट टू फॉर अ शॉर्ट पीरियड। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर कंपनीज वांटिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड क्रेडिट के थ्रू लिमिटेड फाइनेंस रेज किया जा सकता है। कम फाइनेंस ही ट्रेड क्रेडिट के थ्रू रेस होता है, ज्यादा फाइनेंस इसके थ्रू नहीं रेस किया जा सकता है। हम एक लिमिट तक ही फाइनेंस रेस कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा फाइनेंस का लिमिट है सो ये हमारे लिए समवॉट डिसएडवांटेजियस है। क्योंकि तब हम दूसरे सोर्स को भी यूज कर सकते हैं। हम क्यों फालतू में इस सोर्स में जाए जहां पे कि हमारे पास एक लिमिट हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो दूसरा बात है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स है, ये छोटे समय के लिए ही पैसा दे पाता है। तो क्योंकि ये सिर्फ छोटे समय के लिए ही पैसा दे पाता है, सो बिकॉज ऑफ दिस जिन कंपनीज को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए उनको ये पैसा नहीं मिल पाता है एंड ये प्रोसेस उनके लिए डिसएडवांटेजियस हो जाता है। अगला पॉइंट है सेलर्स मनी इज एट रिस्क। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑल्दो ट्रेड क्रेडिट माइट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट द मनी ऑफ द सेलर कंपनी इज एट रिस्क टिल इट एक्चुअली रिसीव्स इट। अब ये पॉइंट सिंपल है कि जो सेलिंग कंपनी है उसका पैसा रिस्क में है एंड जाहिर सी बात है कि जब वो उधार पे पैसा दे रही है तो उसको तो रिस्क झेलना ही पड़ेगा। एंड ये रिस्क में क्या होता है कि वो पैसा का पेमेंट का श्योरिटी नहीं होता है, हो सकता है कि पैसा पे हो भी जाए या फिर ना भी हो। तो अगर पैसा नहीं पे होगा सो ये रिस्क कुछ बिजनेस फर्म्स के लिए डिसएडवांटेजियस होते हैं।
अगला पॉइंट है सप्लायर हैज टू बियर लॉसेस। इफ द सप्लायर डज नॉट गेट इट्स क्रेडिट अमाउंट देन इट हैज टू सफर लॉसेस ऑफ बैड डेब्ट्स अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रेडिट अकाउंट्स। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो सप्लायर है या फिर सेलिंग कंपनी होता है, अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो उसको लॉस होगा, ये तो सिंपल बात है। एंड लॉस होने के समय में उसे सिर्फ लॉस का अमाउंट ही बेयर नहीं करना पड़ेगा, उसे लॉस का अमाउंट तो बेयर करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अकाउंट उसने मेंटेन किए थे उसका भी कॉस्ट उसे मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर लॉस हुआ तो मुझे तो जितना पैसा मेरा डूब गया वो तो बेयर करना ही होगा, एंड उसके साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट डिसएडवांटेजेस जरूर है एक कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ गुडविल एंड बिजनेस रिलेशंस। इनएबिलिटी ऑफ द बाइंग कंपनी टू पे बैक द क्रेडिट अमाउंट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इट्स गुडविल एंड इट्स बिजनेस रिलेशंस विद द बाइंग कंपनी। अब ये पॉइंट सिंपल है कि जो बाइंग कंपनी है अगर वो पेमेंट नहीं कर पाती है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसका जो गुडविल था मार्केट में वो कम हो जाता है, उसका जो रेपुटेशन था मार्केट में वो कम हो जाता है, एंड ये रेपुटेशन का कम हो जाना ये बिजनेस रिलेशंस को खराब कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है इसको समझिए। मान के चलिए आपका कंपनी है जो कि दूसरे कंपनी के साथ उधार में ट्रेड कर रहा था। अब आपका कंपनी ने उसके ऊपर भरोसा दिखा के उसको उधार में गुड्स एंड सर्विसेज दिया, लेकिन उसने आपके कंपनी को लॉस करवा दिया। सो इन दैट केस आपका कंपनी का जो रिलेशन था उसके साथ वो खराब हो सकता है। आपका कंपनी एंड उसका कंपनी का बीच में रिलेशंस खराब हो सकते हैं। आपका कंपनी उसके साथ हो सकता है कि फ्यूचर में डील्स ना करना चाहे, एंड वो भी ये सोच सकता है कि मैंने तो उसका लॉस करवा दिया है तो ये मेरे साथ और डील नहीं करेगा। सो ये चीजें जो है बिजनेस रिलेशंस को खराब कर देती है, एंड ये डिसएडवांटेजेस होते हैं दोनों कंपनी के लिए, बोथ फॉर द बाइंग कंपनी, सेलिंग कंपनी एंड बाइंग कंपनी। दोनों का रिलेशन जो होता है लॉस हो जाने पे खराब हो जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। सो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन विच द बोरोड अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टॉलमेंट प्लान और हायर परचेज प्लान। इट इज मोस्टली यूज्ड इन acquiring long term assets. In this process the buying company has to pay a part of the price of the assets at the time of delivery of the assets, and the remaining balance amount is payable in a number of installments. The selling company charges interest on the amount due, and this interest is included in the amount of installment. A company can also buy assets on hire purchase basis in which the ownership of the assets remain with the supplier till all installments are paid. So installment credit भी एक short term financing source ही है। इसका सिंपल मतलब होता है उधार जो कि इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाए, मतलब हम इंस्टॉलमेंट्स में उधार ले रहे हैं, उसी को कहा जाता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स है, एक ऐसा सोर्स जिससे हम छोटे समय के लिए अपने बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बोरोड अमाउंट होता है, मतलब जो पैसा हमने उधार में लिया हुआ है, उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि हमने जिस पैसे को उधार में किसी कंपनी से लिया हुआ है, हम उस पैसे को इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, ना कि एक टाइम पे पूरा पेमेंट उस पैसे का कर देंगे। जैसा कि हमने ट्रेड क्रेडिट में देखा था कि ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को उधार में लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो हम उसका पेमेंट एक ही टाइम पे कर देते हैं, मतलब फुल पेमेंट एक टाइम पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। सो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जो है वो ट्रेड क्रेडिट से दो तरीकों से अलग है। पहला तरीका है पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड दूसरा तरीका है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन दिस प्रोसेस द बाइंग कंपनी हैज टू पे अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द एसेट्स, एंड द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट इज पेएबल इन अ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। द सेलिंग कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू, एंड दिस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी गुड या फिर सर्विस को अवेल कर रहे होते हैं, सो एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द गुड और सर्विस हमें उस गुड और सर्विस का एक पार्ट का पेमेंट कर देना होता है, एंड रेस्ट का पेमेंट जो है हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं अलोंग विद एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा इसमें इंटरेस्ट का भी अमाउंट जोड़ा जाता है। अ कंपनी कैन ऑल्सो बाय एसेट्स ऑन हायर परचेज बेसिस इन विच द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स रिमेन विद द सप्लायर टिल ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब तक सप्लाइंग कंपनी को अपना पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिल जाता है, तब तक उस गुड का जो ओनरशिप है वो उसी सेलिंग कंपनी के पास रह जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
हैं। मान के चलिए आपने एक कंपनी से मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपया में। सो इफ यू आर बाइंग दैट थ्रू इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको 5 लाख में से कुछ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द मशीनरी ही कर देना पड़ेगा। मतलब आप 5 लाख में से कुछ पैसा अभी दे दीजिए एंड रेस्ट पैसा को इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए। तो मान के चलते हैं कि आपने 5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया का पेमेंट डिलीवरी के टाइम में कर दिया है। अब बाकी का जो 4 लाख रुपया है इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हैं एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। मतलब आप उधार का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। ये जो चीज है ये ईएमआई से मिलता जुलता है। जैसे हम ईएमआई पे फोन लेते हैं, ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम गाड़ी या फिर फोन के दाम में से कुछ हिस्से का पेमेंट तभी कर देते हैं एंड बाकी का हिस्से का पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं। सो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि जब हम मशीनरी खरीद रहे थे तो हमने एक पार्ट का पेमेंट तब कर दिया एंड रेस्ट पार्ट का पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट्स में किया है एंड वो जो इंस्टॉलमेंट्स में हमने रेस्ट पार्ट का पेमेंट किया है वही कहलाएगा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब इस केस में क्या होगा कि वो जो मशीनरी है उस मशीनरी का ओनरशिप उस सेलिंग कंपनी के पास ही रहेगा तब तक जब तक कि हम उससे वो टोटल पेमेंट ना कर दें। मतलब जब तक उस कंपनी को 5 लाख का 5 लाख नहीं मिल जाता है तब तक वो ओनरशिप उसी के पास रहेगा। हम उसे यूज तो कर सकते हैं लेकिन हम उसके ऊपर ओनरशिप नहीं दे देते हैं। सो इसीलिए इसको कहा जाता है हायर परचेज प्लान, मतलब भाड़े पे खरीदना। अब जो अगला टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, मतलब कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लाभ मिलता है हमारे कंपनी को। सो द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इजी मेथड। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज एन इजी मोड ऑफ पेमेंट एज इट डिवाइड्स द बर्डन ऑफ पेमेंट इन इजी एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। द बाइंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्राइस एट वंस, इट कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स व्हिच मेक्स इट इजी फॉर द कंपनी टू अक्वायर रिक्वायर्ड एसेट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जो है वो एक इजी मेथड है, वो एक आसान प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस फाइनेंस को रेज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाइंग कंपनी होती है उसे गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं विदाउट डूइंग द फुल पेमेंट एट वंस। एंड मैंने आपको पहले भी कहा है कि फाइनेंस रेज करने का मतलब डायरेक्टली पैसा रेज करना नहीं होता है, उसका मतलब एसेट्स को भी खरीदना हो सकता है। तो क्योंकि वो एसेट्स हमें यहाँ पे मिल जा रहे हैं विदाउट डूइंग द पेमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो बिकॉज ऑफ दिस ये एक इजी मेथड बन जाता है बाइंग कंपनी के लिए जिसकी मदद से वो रिक्वायर्ड एसेट्स को अक्वायर कर सकती है जब उसे चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उसे बस कुछ हिस्से का पेमेंट तब करना है एंड बाकी का वो ईएमआई पे कर सकती है जिससे कि उसका पैसों वाला बर्डन कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है बाइंग कंपनी कैन सेव कैपिटल। ये पॉइंट क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हेल्प्स द बाइंग कंपनी इन सेविंग कैपिटल फॉर द टाइम बीइंग। दिस सेव्ड कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर अदर बिजनेस पर्पसेस। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होता है वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बाइंग कंपनी को कैपिटल सेव करने में मदद करता है। मतलब ये कि वो बाइंग कंपनी के कैपिटल सेविंग में योगदान करता है। अब वो कैसे योगदान करता है इसको समझिए। हम क्या जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में हमें फुल पेमेंट एक टाइम पे नहीं कर देना होता है, हम इंस्टॉलमेंट्स में उसको कर सकते हैं। सो क्योंकि हमें पेमेंट उसी टाइम पे नहीं कर देना पड़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा पैसा जो कि उसके ऊपर उस टाइम पे खर्चा हो रहा था वो हमारे ही पास रह रहा है एंड हम इस पैसे को दूसरे कामों में भी लगा सकते हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। सो क्योंकि इससे हमारा कैपिटल बच रहा है जिसे कि हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए एडवांटेजियस होगा। अगला पॉइंट है इंप्रूव्स वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हेल्प्स द बाइंग कंपनी इन एक्वायरिंग न्यू मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विदाउट वरीइंग मच अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बी पेड। द कंपनी इज एबल टू एक्वायर लेटेस्ट मशीनरी एंड अदर कैपिटल गुड्स व्हिच इंप्रूव्स द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जो होता है वो कंपनी के वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है इसको समझिए। हम क्या जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में हमें पैसा एक टाइम पे देने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हमें पैसा एक टाइम पे देने की जरूरत नहीं है तो इसकी वजह से हमें खरीदते वक्त ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हमें इतना का पेमेंट करना है, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, हमें उतना का पेमेंट करना है, हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। आपको पैसों से रिलेटेड चीजें तब के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसके बारे में बाद में भी सोच सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो बाइंग कंपनीज होती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कैपिटल गुड्स को परचेज कर सकती हैं एंड क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कैपिटल गुड्स को परचेज कर पा रही हैं तो इसकी वजह से जो है उनका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उनका काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ रहा है। तो ये उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड ये उन्हें एक एडवांटेज देते हैं। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के थ्रू हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कैपिटल गुड्स ला सकते हैं एंड उनसे प्रोडक्शन करके हम अपने वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए एडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। ये पॉइंट क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज वेरी लेस। दिस फैसिलिटेट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मच हैवक ऑफ पेपर वर्क। ये पॉइंट कहता है
कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में डॉक्यूमेंटेशन का काम हमें बहुत कम करना पड़ता है। हमें डॉक्यूमेंटेशन का काम में उतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन से ही हम इसमें फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को फाइनेंस रेज करने में आसानी होती है एंड इसकी वजह से जो है स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। अगर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है तो वो डॉक्यूमेंटेशन का झंझट से ही बहुत कंपनीज होते हैं जो कि नहीं खरीदना चाहती कैपिटल गुड्स, एंड बहुत सेलिंग कंपनीज भी होते हैं जो कि कैपिटल गुड्स बेचना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो यही सोचते हैं कि भाई इसमें तो पैसा भी नहीं मिल रहा है एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम भी इतना करना पड़ रहा है, तो हम क्यों इसमें फालतू में पढ़ने जाए। बट क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम कम है तो इसकी वजह से सेलिंग कंपनीज भी जो है वो गुड्स को बेच पा रही है एंड बाइंग कंपनीज भी उन गुड्स को खरीद पा रही है। भले ही पैसा का पेमेंट अभी ना हो बट कम से कम सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो हो रहा है। सेलिंग कंपनी का गुड जो है वो मार्केट में कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो इससे सेलिंग कंपनीज के गुड्स की भी मार्केट में बिक्री हो रही है एंड जो डिमांड होता है पब्लिक का उन गुड्स का वो भी फुलफिल हो पा रहा है। तो ये एडवांटेजेस जरूर है। अगला पॉइंट है कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने प्रीवियस पॉइंट में ही थोड़ा बहुत समझ लिया है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट सर्विस द बायर्स बाय द गुड्स ऑफ द कंपनीज। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रांग डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब ये पॉइंट को हमने प्रीवियसली थोड़ा बहुत समझ ही लिया है तो हमें थोड़ा बहुत क्लियर है, लेकिन थोड़ा और क्लियर करते हैं। हमने जान रखा है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेलिंग कंपनी है उसका भी गुड्स मार्केट में जा रहा है और जो मार्केट में कस्टमर्स हैं जो कि गुड्स का डिमांड कर रहे हैं उनका भी जो डिमांड है वो फुलफिल हो पा रहा है। तो क्योंकि सेलिंग कंपनी के गुड्स का भी बिक्री हो रहा है एंड कस्टमर्स का डिमांड भी सेटिस्फाई हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना का डिमांड हो रहा है उतना का सप्लाई हो रहा है, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई का जो तालमेल है वो अच्छे से बैठ पा रहा है एंड इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो हो पा रहा है फ्रॉम द सेलिंग कंपनी टू द बाइंग कंपनीज एंड वाइस वर्सा। अगला टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, मतलब कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट से हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हाई इंटरेस्ट टू बी पेड। ये क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज टू बी पेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट इज हाई इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो हाई होता है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। मतलब कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में हम अगर कोई गुड या फिर सर्विस को अवेल कर रहे हैं तो भले ही हमें उसका पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है फॉर द टाइम बीइंग, बट जब उसका पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट्स में करना पड़ेगा सो इंस्टॉलमेंट के समय में जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो काफी हाई होता है। सो ये जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बाइंग कंपनी का बर्डन को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि बाइंग कंपनी के पास हमेशा एक सरदर्द बन जाता है कि वो हमें तो इतना इंटरेस्ट देना है तो हमें हमेशा इतना फाइनेंस रेडी रखना पड़ेगा। सो ये बर्डन जो कि उसके ऊपर बन रहा है ये उसके लिए इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजेस जरूर बना देता है। अगला पॉइंट है प्राइस एक्चुअली पेड इज हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। ये पॉइंट क्या कहता है कि द बाइंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट अलोंग विद एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, thus the actual amount which is paid by the buying company is high as compared to the price of the product. If the product would have been purchased on a one time payment basis then the price would have been less. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में हमें गुड्स का नॉर्मल दाम से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब वो कैसे, इसको समझिए। हम उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं जहां पे कि हम 5 लाख रुपए का मशीनरी खरीद रहे थे। अब 5 लाख रुपए का मशीनरी हम जब खरीद रहे थे तो हम उसे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में ले रहे थे, मतलब हम उसका एक पार्ट का पेमेंट तब कर रहे थे एंड एक पार्ट का पेमेंट बाद में कर रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था कि जब जब हम उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे थे तो हमें एक इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ रहा था। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि हमें पे करना पड़ रहा था ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि हम जो असली पेमेंट कर रहे हैं वो उस मशीनरी का 5 लाख रुपए का दाम तो है ही, बट उसके साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड हो रहा है। सो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि ऐड हो रहा है ये उस मशीनरी के दाम को ओरिजिनल दाम से बढ़ा दे रहा है। हमारे कंपनी को ओरिजिनल दाम से भी ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे कंपनी को वो गुड्स या फिर सर्विस को अवेल करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। अब मान के चलिए अगर ऐसा होता कि मैं उसे ट्रेड क्रेडिट में खरीदता तो उसमें क्या होता है कि भले ही मुझे उसका पेमेंट एक समय बाद करना होगा एंड एक ही टाइम पे करना होगा, लेकिन मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए का अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, मुझे कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हमें कम दाम देना पड़ता। अब मान के चलिए अगर हम कोई उधार में जाते ही नहीं,
हम सिंपली पेमेंट कर देते, तो उस केस में भी यही होता, हम सिंपली उस गुड या फिर सर्विस को अवेल करते वक्त नॉर्मल पेमेंट कर देते, सो उस केस में भी यही होता कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट कम पे करना पड़ता। सो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट हमें दूसरे केसेस में कम पे करना पड़ता है एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ये इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजियस बना देता है। अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा लायबिलिटी। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि द बाइंग कंपनी इज अनेबल टू पे द इंस्टॉलमेंट अमाउंट एट द करेक्ट टाइम, इट मे सीरियसली अफेक्ट द इमेज ऑफ द कंपनी in the market. Therefore, the company is required to pay the amount on time in order to maintain its good image. This becomes an extra liability to the company. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है वो कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी बना देती है। अब वो कैसे बनाती है इसको समझिए। हम क्या जानते हैं कि जो भी कंपनी खरीदती है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में, उसे टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट का पैसा देना पड़ता है एंड हर एक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है कि वो उस इंस्टॉलमेंट का पैसा दे। अब अगर कोई कंपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाती है तो इससे होगा कि उस कंपनी का एक बैड इमेज बन जाएगा, उसका ये इमेज बन जाएगा कि ये कंपनी तो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाई। सो ये चीज से होगा क्या कि वो जो कंपनी का गुडविल एंड रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगा एंड गुडविल एंड रेपुटेशन बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। सो क्योंकि हमारे कंपनी का गुडविल एंड रेपुटेशन इस वजह से डाउन हो जा रहा है कि हम पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो कंपनी होगी हमारी, उसे हमेशा उस इंस्टॉलमेंट का पैसा को ठीक टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे कंपनी को एट द करेक्ट टाइम उसका पेमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारा इमेज खराब ना हो। तो उस अमाउंट को हमेशा उस करेक्ट टाइम पे कर पाना ये एक लायबिलिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक सरदर्द में रहेंगे कि हमें इतना इंस्टॉलमेंट अभी देना है, हमें इतना इंस्टॉलमेंट उसके बाद देना है, तो ये एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी कंपनी के लिए बन जाती है। कंपनी के पास एक लायबिलिटी तो पहले से ही है कि उसे इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है, लेकिन जो गुडविल एंड रेपुटेशन डाउन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये हमारे कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी बना देता है। एंड जाहिर सी बात, अगर किसी भी कंपनी का लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है तो ये हमारी कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस जरूर होगा। अगला पॉइंट है लॉस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स। ये पॉइंट क्या कहता है कि इफ द बाइंग कंपनी इज अनेबल टू पे द रिमेनिंग बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट्स, देन द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स रिटर्न टू द सप्लाइंग कंपनी। दिस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एसेट्स मींस द बाइंग कंपनी कैन नॉट यूज द एसेट्स एंड इट्स प्रोडक्शन गेट्स स्टॉप्ड। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो बाइंग कंपनी है अगर वो अमाउंट नहीं पे कर पाती है तो इससे क्या होता है कि वो जो ओनरशिप है उस गुड का वो वापस उस सप्लाइंग कंपनी या फिर उस सेलिंग कंपनी के पास चला जाता है। तो अगर उस गुड का ओनरशिप उसके पास वापस चला गया है एंड वो उसे नहीं अलाउ करने दे रही है उसको यूज करने में, तो ये उसके लिए डिसएडवांटेजेस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इन दैट केस वो उस गुड को यूज कर नहीं पाएगी, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो अगर वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगी तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? अब मान के चलिए आपने एक कंपनी से एक मशीनरी परचेज किया था 5 लाख में, लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पाए, तो हम क्या जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में उसका जो ओनरशिप होता है वो सेलिंग कंपनी के पास ही होता है। तो उस मशीनरी का भी ओनरशिप हम जब तक वो टोटल अमाउंट में पे नहीं कर पाए वो उसी के पास रहेगा। सो अगर हम पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि वो जो मशीनरी था वो वापस उस सेलिंग कंपनी के पास चला जाएगा। अब अगर सेलिंग कंपनी हमारे कंपनी को अलाउ नहीं करता है उसको यूज करना, वो बोलता है कि नहीं आप पहले अपना सब पैसा वापस कीजिए तभी हम आपको देंगे, सो इन दैट केस होगा क्या कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं पाएगा एंड जब हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो हम पैसा कहां से अर्न करेंगे। सो ये प्रोसेस हमारे लिए डिसएडवांटेजेस जरूर हो जाता है। जो अगला पॉइंट है वो है सेलिंग कंपनी इज एट रिस्क। ये पॉइंट क्या कहते हैं कि द सेलिंग कंपनी इज ऑलवेज एट रिस्क ऑफ लूजिंग इट्स रिमेनिंग अमाउंट। सो ये तो हम जानते हैं कि जब भी उधार का पैसा को हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो सेलिंग कंपनी होती है, जो कंपनी बेचती है, वो हमेशा एक रिस्क में ही रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं या फिर अगर हम किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं तो रिस्क तो हमेशा होता ही है। तो अगर हम उस रिस्क को नहीं झेल सकते हैं एंड वो रिस्क हमें डिसएडवांटेजेस लगता है तो फिर ये प्रोसेस हमारे लिए काम का नहीं है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो सेलिंग कंपनी होती है वो हमेशा एक रिस्क में होती है कि उसको उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर वो कंपनी ये रिस्क को हमेशा अपने पास रखे रहेगी कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये उसके लिए डिसएडवांटेज जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कामों में तब ध्यान नहीं लगा पाएगी। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि रिस्क भी कुछ कुछ कंपनीज के लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।